हाय फ्रेंड्स, आई एम मधु। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके साइंस के बायोलॉजी के चैप्टर की, विच इज लाइफ प्रोसेसेस। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की रिवीजन हम कर चुके हैं एंड अब हम करेंगे बायोलॉजी के चैप्टर की रिवीजन, जो कि है लाइफ प्रोसेसेस। तो लाइफ प्रोसेसेस आपके सिलेबस का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड ये मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर लगता है आपके पूरे साइंस के सिलेबस में से। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू डू बायोलॉजी। ठीक है, तो ऐसे ही हम हर एक चैप्टर की रिवीजन करेंगे, क्विक रिवीजन करेंगे। अगर आपका कोई भी डाउट होता है या कोई टॉपिक आपको अच्छे से समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर आप फुल एक्सप्लेनेशन के जो हमारे वीडियोस हैं वो देख सकते हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो लाइफ प्रोसेसेस, इस चैप्टर में हम बात क्या करने वाले हैं? तो लाइफ प्रोसेसेस में, इस चैप्टर में बेसिकली जो हमारा मेन फोकस रहेगा कि ऐसे हम कौन से प्रोसेसेस होते हैं हमारी बॉडी में जो हमें जिंदा रखने के लिए ज़रूरी हैं। जैसे रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, डाइजेशन का प्रोसेस है, एक्सक्रीशन का प्रोसेस है। तो ये कुछ ऐसे प्रोसेस हैं जो हमें जिंदा रहने के लिए होने चाहिए, नेसेसरी हैं। तो इन्हीं के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो फ्रेंड्स, सबसे पहला प्रोसेस आता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है? मतलब जब खाने से, जो खाना हम खाते हैं उससे जब हम एनर्जी ऑब्टेन करते हैं, उस प्रोसेस को बोला जाता है न्यूट्रिशन। ठीक है, तो एनिमल्स में भी न्यूट्रिशन होता है, प्लांट्स में भी न्यूट्रिशन होता है, बिकॉज खाना तो सबको चाहिए, हर एक लिविंग बींग को खाना चाहिए। ओके, तो ऑर्गेनिजम्स जो है फूड लेते हैं, उससे एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं ताकि वो अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म कर पाए। जैसे अभी मैं बोल रही हूँ, अगर आप चल रहे हो, भाग रहे हो, तो वो एनर्जी कहाँ से आती है? खाने से आती है एंड इसको बोला जाता है न्यूट्रिशन। ठीक है, और अब दो टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। नाम से ही पता चल रहा है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मतलब ऐसे मतलब इस टाइप का न्यूट्रिशन जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि कौन? प्लांट्स। ही हम अपने बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, वो सनलाइट का यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं, वाटर का यूज़ करते हैं एंड देन वो पूरा जो प्रोसेस है उसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। एंड देन वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? अपना खाना, ग्लूकोज प्रोड्यूस करते हैं एंड ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि पेड़ लगाओ ज़्यादा से ज़्यादा, बिकॉज हमें पता है कि वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन हमारे लिए यूजफुल है। ठीक है, तो वो होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जब ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना रहा है, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मतलब जब जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना खाना खुद नहीं बना रहा है, उसको और किसी पे डिपेंडेंट है वो अपने फूड के लिए। ठीक है, जैसे कि हम इंसान। ठीक है, हम अपना खाना खुद नहीं बनाते। अब ऑब्वियसली आपका दिमाग क्वेश्चन आएगा कि हम तो किचन में अपना खाना खुद बनाते। नहीं, वो खाना बनाना नहीं है, वो ऑलरेडी हमारे पास सोर्सेज हैं, फूड है एंड उसको जस्ट हम पका रहे हैं। वो खाना बनाना नहीं है। जो हमें ब्रेड है, दूध है, वो हमें कहाँ से मिलता है? दूसरे एनिमल से मिलता है ना। तो हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते। तो हम क्या हैं? हम क्या करते हैं? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं एंड हमें बोला जाएगा हेटेरोट्रॉफ्स। जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं उन्हें ऑटोट्रॉफ्स बोला जाएगा। ठीक है, तो हेटेरोट्रॉफ्स वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। अब हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के भी 3 टाइप्स होते हैं, पैरासिटिक, सैप्रोट्रॉफिक एंड होलोजोइक। ठीक है, अब इनके बारे में हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में। तो देखो, यहाँ पे हम बात करते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो सबसे पहले प्लांट्स में देखते हैं। तो प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। किस किस का वो यूज़ करते हैं? सनलाइट का यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं एंड वाटर का यूज़ करते हैं, क्लोरोफिल का यूज़। क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है जो प्लांट्स में प्रेजेंट होती है। जो प्लांट्स हैं वो ग्रीन कलर के क्यों होते हैं? बिकॉज उनमें क्लोरोफिल होता है। ठीक है, तो वो सबका यूज़ करते हैं। ठीक है, वो कार्बन डाइऑक्साइड का, जो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, जो वाटर सॉइल में से मिलता है, मिट्टी में से मिलता है एंड जो सनलाइट है, उस सब का यूज़ करते हुए क्लोरोफिल की प्रेजेंस में वो अपना खाना बनाते हैं। इस पूरे प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या होता है? लाइट एनर्जी की एब्सॉर्प्शन होती है। जो स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो लीफ है उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उनको स्टोमेटा बोला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले लाइट एनर्जी की एब्जॉर्प्शन होती है। ठीक है, लाइट एनर्जी को अब्जॉर्ब किया, कौन अब्जॉर्ब करता है? क्लोरोफिल। ठीक है, लाइट एनर्जी मतलब सनलाइट को अब्जॉर्ब किया, फिर उस सनलाइट को, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी में एंड देन उस केमिकल एनर्जी से क्या होता है? उस केमिकल एनर्जी से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है, कार्बोहाइड्रेट्स बनता है। ठीक है, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, ये सब हम डिस्कस करेंगे हमारे ये सब चैप्टर केमिस्ट्री में, ये सब कुछ
टॉपिक्स हैं उनमें हम इनको रिवाइज करेंगे। तो रिडक्शन कब होता है? जब किसी चीज़ में हाइड्रोजन ऐड हो रही है, ठीक है। तो CO2 में हाइड्रोजन ऐड हो जाती है एंड देन कार्बोहाइड्रेट्स बन जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? प्लांट का खाना है, ठीक है। तो ग्लूकोज बन गया, कार्बोहाइड्रेट्स बन गया एंड ऑक्सीजन भी रिलीज होती है। तो ये पूरा प्रोसेस क्या है? फोटोसिंथेसिस, ठीक है। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस, ठीक है। तो ह्यूमंस में कैसे होता है? देखो ह्यूमंस में जो है आप देख सकते हो कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है। सबसे पहले हम खाना खाते हैं, फिर वो हमारे पेट में जाता है, फिर डाइजेस्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड देन आउट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये पूरा जो एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम है, डायग्राम्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बायोलॉजी में। मैं बार बार बोल रही हूँ, डायग्राम्स अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना विद लेबलिंग, हर एक चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ह्यूमंस में कैसे होता है न्यूट्रिशन? सबसे पहले हम अपने मुंह में खाना डालते हैं, मुंह में हमारे सलाइवा, थूक होता है। सलाइवा में एक एंजाइम होता है। एंजाइम क्या होता है? वो केमिकल्स होते हैं जो हमारे खाने को ब्रेक डाउन करते हैं, उनकी डाइजेशन करते हैं, है ना। तो हमारे सलाइवा में एक एंजाइम होता है जिसका नाम है सलाइवरी अमाइलेस। ये क्या करता है? ये कार्बोहाइड्रेट्स को ये ब्रेक डाउन करता है सिंपल शुगर में, ग्लूकोज में, ठीक है। तो ये पहला एंजाइम है। फिर जब हम मुंह में खाना डालते हैं वहीं से डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। पेट में डाइजेशन स्टार्ट नहीं होती, जब हम खाना मुंह में डालते हैं वहीं से डाइजेशन जो है शुरू हो जाती है। फिर जो खाना है वो टंग से, फिर वो ईसोफेगस, ईसोफेगस क्या? हमारी फूड पाइप है, ठीक है, खाने की नली है। फिर वहां से वो खाना ईसोफेगस से फिर वो कहाँ जाता है? स्टमक में जाता है, हमारे पेट में जाता है। ओके, तो स्टमक में 3 एंजाइम्स होते हैं, HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस। HCl क्या करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारी स्टमक में एक एसिडिक मीडियम बनाता है ताकि जो ये पेप्सिन एंड म्यूकस है ये अपना काम कर पाए, ठीक है। तो एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है फूड के ब्रेक डाउन के लिए। अब पेप्सिन एंजाइम क्या करता है? ये प्रोटीन को जो है ब्रेक डाउन करता है, ठीक है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है एमिनो एसिड्स में। म्यूकस क्या करता है? म्यूकस एक प्रोटेक्टिव लाइनिंग होती है हमारे स्टमक के अंदर जो हमारे स्टमक को बचाता है HCl से, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। तो अब अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐसे हमारे स्टमक में होगा तो हमारी स्टमक की जो लाइनिंग है वो जल जाएगी, इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट करती है ये म्यूकस की लाइनिंग, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो गया। तो पेप्सिन करता है प्रोटीन को ब्रेक डाउन एंड पेप्सिन को काम करने के लिए चाहिए एक एसिडिक मीडियम जो HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट करता है। फिर स्टमक से जो हमारा खाना है वो कहाँ पर जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। एंड स्मॉल इंटेस्टाइन को बोला जाता है साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन, बिकॉज स्मॉल इंटेस्टाइन में ही मोस्ट ऑफ द जो डाइजेशन है वो हो जाता है, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या? स्मॉल इंटेस्टाइन में एंजाइम आते हैं लिवर से एंड गैल ब्लैडर से, यहाँ पे एंजाइम आते हैं। तो ट्रिप्सिन एंड लाइपेज, ट्रिप्सिन क्या करता है? ये भी प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है एमिनो एसिड्स में। एंड लाइपेज क्या करता है? ये फैट को जो है ब्रेक डाउन उसका करता है फैटी एसिड्स में, ठीक है। तो ये जो है इनका काम है ट्रिप्सिन एंड लाइपेज का, ठीक है। फिर जो गैल ब्लैडर से, गैल ब्लैडर से बाइल जूस आता है। बाइल जूस क्या करता है? जो मीडियम है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का उसको एल्कलाइन बना देता है। अभी जैसे पेट में तो एसिडिक मीडियम हो गया था, एसिडिक मीडियम अब नहीं चाहिए, एल्कलाइन मीडियम चाहिए डाइजेशन के लिए, तो वो बाइल जूस करता है, ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उनको विलाई बोलते हैं, जो कि जो भी यूजफुल सब्सटेंस है खाने में से उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड वेस्ट आगे पास होता रहता है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में खाना आता है। लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है, खाने में से जो भी वाटर का एब्जॉर्प्शन है वो हो जाता है एंड देन जो वेस्ट है वो लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू, एनएस के थ्रू आउट हो जाता है हमारी बॉडी से, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस चलता है, ठीक है। न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। अब हमने फ्रेंड्स वो जो है टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यहाँ पे ही डिस्कस कर लेते हैं, आगे उसकी स्लाइड है नहीं। तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? पैरासिटिक न्यूट्रिशन में जो होता है जो ऑर्गेनिज्म है वो किसी और ऑर्गेनिज्म से अपना खाना ऑब्टेन कर रहा है, ठीक है। वो किसी होस्ट की बॉडी पे जाके अपना खाना लेके उसको बिना मारे वो अपना खाना लेके वहाँ से चला जाता है। जैसे कि मॉस्किटोज हमारी बॉडी पे आते हैं, हमारा खून चूस के चले जाते हैं। मॉस्किटो डेडली तो नहीं होते, हमारी जान नहीं जाती, लेकिन वो अपना खाना हमसे ले लेते हैं, तो वो होता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन, उनको पैरासाइट्स बोलते हैं। सैफरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो बाहर ही खाने का ब्रेक डाउन करके फिर उसको खाता है, फिर उसको अपने बॉडी के अंदर लेता है, जैसे कि फंगाई में, ईस्ट में, ठीक है। तो इन सब में सैफरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि खाने को खाते हैं फिर अंदर सारा डाइजेशन एंड ब्रेक डाउन होता है, जैसे कि हम सब में, ह्यूमंस में हम पहले खाना खाते हैं फिर वो डाइजेशन होता है उसका। तो दैट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो हमने ह्यूमंस में बात कर ली। अब बात करते हैं रेस्पिरेशन की। हमारा अगला लाइफ प्रोसेस है रेस्पिरेशन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो रेस्पिरेशन क्या होता है?
जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, देन उस ऑक्सीजन की हेल्प से एनर्जी ऑब्टेन करना, डाइजेशन हो पाना, तो ये पूरा जो प्रोसेस है इसको रेस्पिरेशन बोला जाता है। ठीक है, देखो ब्रीथिंग तो सिंपल इनहेल एक्सेल, लेकिन रेस्पिरेशन क्या है, जब हम उसमें उस ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए, एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए, वो पूरा प्रोसेस हमारा रेस्पिरेशन बन जाता है। दो टाइप की रेस्पिरेशन, एरोबिक, एनएरोबिक। सिंपल डिफरेंस इन दोनों में ये है कि एरोबिक रेस्पिरेशन होती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होती है ऑक्सीजन की एब्सेंस में, मतलब जब ऑक्सीजन नहीं होती। ठीक है, तो जो पायरूवेट, मतलब जो यहाँ पे फूड मॉलिक्यूल होता है ये, तो जब पायरूवेट का जो ब्रेक डाउन है जब वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन है। ठीक है, तो फिर जब पायरूवेट का ब्रेक डाउन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है जो हम एक्सेल कर देते हैं, एंड वाटर रिलीज होता है। ठीक है, एंड एनर्जी हमें मिल जाती है। तो इस सेल में क्या होता है, जो ये सब होता कहाँ पे, इन द सेल इट अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ मेनी प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। तो ये हमारे सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में, पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं, बिकॉज वहीं पे ये सारी रेस्पिरेशन का प्रोसेस चल रहा होता है, ब्रेक डाउन होता है एंड एनर्जी रिलीज होती है। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन नहीं होती है, ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है। तो पायरूवेट का ब्रेक डाउन होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एंड देन बहुत ही कम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है, एंड इसमें इथेनॉल या फिर लैक्टिक एसिड भी साथ साथ रिलीज होता है। एंड फिर क्रैम्प्स होते हैं, जैसे कि जब आप ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज करते हो तो आपने देखा होगा कि पैर में क्रैम्प्स हो जाते हैं, पेट में क्रैम्प्स हो जाते हैं। तो क्यों होता है, बिकॉज इथेनॉल या लैक्टिक एसिड जो है वो रिलीज होता है ना। इतनी हम ऑक्सीजन जब दौड़ते हैं इतनी हम ऑक्सीजन ले नहीं पाते, ऑक्सीजन कम हो जाता है, तो फिर ऑक्सीजन की एब्सेंस में एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होती है, फिर ये इथेनॉल या लैक्टिक एसिड बनता है जैसे फिर हमें क्रैम्प्स होते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स में जो है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है बिकॉज इनकी लो एनर्जी नीड्स होती हैं, जितनी हमें एनर्जी चाहिए उतनी प्लांट्स को नहीं चाहिए, है ना। तो कुछ प्लांट्स में ऐसे होता है। आगे बात करते हैं, देन ह्यूमंस में कैसे अब रेस्पिरेशन हो रहा है, थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो इनहेल करना ऑक्सीजन को, एंड कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करना, ये दो चीज़ें होती हैं। तो जब हम जो ब्रीथ इन करते हैं, हमारी जो रिब्स हैं वो ऊपर की तरफ होती हैं, एंड जो हमारा डायफ्राम है वो फ्लैटन हो जाता है, सीधा हो जाता है, एंड देन हम ऑक्सीजन को अंदर ले लेते हैं। ठीक है, तो ये इनहेलेशन है। एक्सहेलेशन में क्या होता है, जब हम बाहर की तरफ हवा छोड़ रहे हैं तो हमारी जो रिब्स हैं वो क्या हो जाती हैं, और डाउनवर्ड हो जाती हैं, एंड हमारा जो डायफ्राम है, ये रिब्स के नीचे जो होती है मसल होती है, ये ऊपर मूव करती है, एंड देन जो हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर रिलीज हो जाती है, एक्सहेल हो जाती है, तो उसको एक्सहेलेशन बोलते हैं। ठीक है, ये डायग्राम के थ्रू आप अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है ह्यूमन बींग्स में। अब हमारा अगला लाइफ प्रोसेस है कि देखो एनर्जी तो रिलीज हो गई, अब उस एनर्जी को पूरी बॉडी में पहुंचाना भी तो है, ट्रांसपोर्ट करना है। तो ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, तो ट्रांसपोर्टेशन होता है ब्लड के थ्रू। हमारा जो पूरी बॉडी में ब्लड सर्क्यूलेट हो रहा है वो क्यों हो रहा है, वो ब्लड एनर्जी को, फूड को, जो भी है उसको पूरी बॉडी में पहुंचा रहा है। ठीक है, तो ब्लड कहाँ किसके थ्रू ट्रैवल करता है, ब्लड वेसल्स के थ्रू ट्रैवल करता है। तो आर्टरीज, वीन्स एंड कैपिलरीज, ये 3 टाइप की ब्लड वेसल होती हैं। आर्टरीज क्या होती हैं, जो ब्लड को लेके जाती हैं हार्ट से और दूसरे बॉडी ऑर्गन्स में। अब हार्ट में ही जो है सारा कुछ जो है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनता है, एंड जो है पूरे ब्लड की पंपिंग हार्ट से ही होती है, ये हम अच्छे से जानते हैं। तो जो ब्लड वेसल्स हार्ट से पूरे बॉडी ऑर्गन्स में ब्लड लेके जा रही हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब जिसमें ऑक्सीजन है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, तो वो आर्टरीज होती हैं जो ब्लड को लेके जा रही हैं हार्ट से बॉडी ऑर्गन्स की तरफ। वेन्स क्या करती हैं, ये उल्टा काम करती हैं, बॉडी ऑर्गन से हार्ट तक ब्लड लेके आ रही हैं, तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती हैं। ठीक है, तो वो वेन्स होती हैं। कैपिलरीज हैं, ये टाइनी ब्लड वेसल्स होती हैं जो आर्टरीज और वेन्स दोनों को कनेक्ट कर रही हैं। ठीक है, तो ये हार्ट का जो डायग्राम है इसको बिल्कुल अच्छे से याद कर लो, एक एक चीज़, एक एक आपको लेबलिंग पता होनी चाहिए, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ये सर्कुलेशन आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि सबसे पहले ब्लड कहाँ से आता है हार्ट में, जो हमारी वेना कावा है अपर एंड लोअर बॉडी से, वहाँ पर आता है इसमें जो हमारा राइट एट्रियम में। ठीक है, ये ऊपर वाले 4 चैम्बर्स होते हैं हार्ट में, एट्रियम होते हैं ऊपर वाले चैम्बर्स, ऊपर वाले जो 2 चैम्बर्स हैं, नीचे वाले 2 चैम्बर्स को हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स। तो ये राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो सबसे पहले ब्लड कहाँ पे आता है हार्ट में,
राइट एट्रियम में, ठीक है। यहाँ डीऑक्सीजन, जो ब्लू कलर है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दिखा रहा है एंड ये येलो कलर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो सबसे पहले राइट एट्रियम में आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बॉडी के थ्रू कौन लेकर आती है? सबसे बड़ी वेन हमारी बॉडी की, वेना कावा, अपर बॉडी से एंड लोअर बॉडी से। फिर वो राइट वेंट्रिकल में जाता है। फिर वो कहाँ से चला जाता है? पल्मनरी आर्टरी के थ्रू। फिर वो ब्लड जाता है लंग्स के पास। लंग्स में ही जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन आ जाती है ब्लड में एंड वो ऑक्सीजनेटेड बन जाता है, मतलब अच्छा खून बन जाता है। फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है लंग से कहाँ पर आएगा? लंग से फिर वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो दोबारा हार्ट में आता है। तो हार्ट में डबल सर्कुलेशन होती है, बिकॉज 2 बार जो ब्लड है वो सर्कुलेट करता है। एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, लंग्स के पास जाता है, फिर लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन के दोबारा हार्ट के पास आता है एंड हार्ट फिर उसको पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर देता है, पंप कर देता है, ठीक है। फिर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स से आएगा कहाँ पर? लेफ्ट एट्रियम में। किसके थ्रू? पल्मनरी वेन्स के थ्रू। देन वो फिर जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में एंड देन वो आयोटा के थ्रू पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। आयोटा क्या है? ये हमारी बॉडी की लार्जेस्ट आर्टरी है, ठीक है। तो ऐसे पूरा ये सर्कुलेशन होता है। ये डायग्राम पूरा सर्कुलेशन का जो पाथ है वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। ये बहुत ही इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम इन ब्लड में ये पाए जाते हैं ब्लड प्लेटलेट्स, प्लाज्मा होता है, लिम्फ होता है, इनके बारे में हम बात करते हैं। तो सिर्फ ब्लड ही नहीं होता है, तो ब्लड के अलावा और भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए होते हैं जिसके थ्रू जो एनर्जी है वो ट्रांसपोर्ट होती है हमारी बॉडी में। तो सबसे पहले ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं ब्लड में। ये क्या करते हैं? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं जब इंजरी होती है। जैसे मान लो कहीं कट लग गया, खून आने लगता है, तो थोड़ी देर के बाद स्टॉप हो जाता है वो खून। क्यों? क्योंकि ये जो ब्लड प्लेटलेट्स हैं वो क्लॉट कर देते हैं, रोक देते हैं ब्लड के फ्लो को, वरना तो खून तो निकलता ही जाएगा, है ना। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, लॉस हो जाएगा ब्लड का। तो इसीलिए ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं। प्लाज्मा क्या होता है? ये येलो कलर का फ्लूइड होता है जिसमें 90% पानी होता है, 10% ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारे ब्लड में होता है। लिम्फ क्या है? लिम्फ एक येलोइश फ्लूइड है जो ब्लड कैपिलरीज से एस्केप, मतलब वहाँ से निकलता है। ये इंटर सेल के बीच में जो स्पेस होती है, इंटरसेल्युलर स्पेस, वहाँ पे आ जाता है। इसमें काफ़ी कम प्रोटीन्स होते हैं, ब्लड से तो कम प्रोटीन होते हैं, ठीक है। एंड ये क्या करता है? ये इट फ्लोज फ्रॉम द टिश्यूज टू द हार्ट विच हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रॉइंग जर्म्स। तो जर्म्स को डिस्ट्रॉय करना, अच्छे जर्म्स को ट्रांसपोर्ट करना, उस सब में लिम्फ हेल्प करता है। जो लिम्फ है वो डाइजेस्टेड एंड जो एब्जॉर्ब्ड फैट है उसको वो कैरी करता है इंटेस्टाइन से, एंड जो एक्सेस फ्लूइड है हमारे एक्स्ट्रा सेल्युलर स्पेस में, जो ज़्यादा फ्लूइड है उसको ड्रेन करता है, दोबारा ब्लड में ले आता है, ठीक है। तो लिम्फ का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है ना। लिम्फेटिक नोड्स होते हैं हमारी बॉडी में, ओके। देन अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ह्यूमंस में तो हमने बात कर ली, अब प्लांट्स में कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है? तो 2 मेन यहाँ पे कंडक्टिंग पाथवेज होते हैं प्लांट में जो ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, जाइलम, फ्लोएम। ये हम अपनी छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। जाइलम क्या करता है? वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है पूरे प्लांट में, एंड फ्लोएम फूड को करता है, ठीक है। तो जाइलम वाटर एंड मिनरल को रूट से प्लांट के हाईएस्ट पॉइंट तक लेके जाता है, बिकॉज वाटर कहाँ से मिल रहा है? सॉइल से मिल रहा है, रूट से मिल रहा है। तो रूट से ऊपर लेके जाता है पानी एंड मिनरल्स को, ठीक है। तो ये सिर्फ ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्ट करता है, बिकॉज पानी तो नीचे है एंड पानी ऊपर पहुंचाना है, तो एक ही डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट होता है वाटर एंड मिनरल्स का। एंड ये ट्रांसपीरेशन के प्रिंसिपल पर काम करता है। ट्रांसपीरेशन मतलब जो लॉस ऑफ एक्सेस वाटर होता है ना लीव्स के थ्रू, तो उसको ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। तो लॉस होता रहता है और पानी चाहिए होता है, तो वो जो गैप है वो फिल होता जाता है, ठीक है। ये आपकी बुक में बहुत डिटेल में दिया हुआ है, वहाँ से आप समझ सकते हो अगर अभी समझ नहीं आ रहा है तो। फ्लोएम क्या कहता है? ये फूड को है ट्रांसपोर्ट करता है। अब फूड कहाँ पे बनता है प्लांट्स में? लीव्स में बनता है, ठीक है। फूड फैक्ट्री बोलते हैं लीव्स को, तो वहाँ पे जो है फूड बनता है प्लांट का। अब वो लीव से वो जो फूड है वो हर एक पार्ट में पहुंचाना है, बिकॉज फूड तो देखो सबको चाहिए, रूट्स को भी फूड चाहिए, स्टेम को भी फूड चाहिए, है ना। हर एक चीज़, प्लांट की हर एक पार्ट को फूड चाहिए, तो फूड हर एक डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट होता है, सिर्फ ऊपर ऊपर नहीं, ठीक है। तो ये ऊपर भी एंड नीचे भी फूड का ट्रांसपोर्ट करता है फ्लोएम। एंड ट्रांसपोर्ट जो फूड का ट्रांसपोर्ट है फ्रॉम लीव्स टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड, इसको ट्रांसलोकेशन बोला जाता है इस प्रोसेस को, ठीक है। तो ये ऐसे प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन होता है न्यूट्रिएंट्स का। अब एक्सक्रीशन की बात कर लेते हैं। एक्सक्रीशन, अब देखो खाना खाया, हमें न्यूट्रिएंट्स मिले हैं तो वेस्ट प्रोडक्ट भी बनेगा। वेस्ट प्रोडक्ट जो हमारी बॉडी से आउट होता है उस प्रोसेस को एक्सक्रीशन बोला जाता है। ह्यूमन बींग्स में देखते हैं एक्सक्रीशन कैसे होता है। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इस डायग्राम के थ्रू आप सारा समझ सकते हो, ठीक है। यूरिन जो हमने जो सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट था वो डाइजेशन के थ्रू बनता है, एनस के थ्रू वो आउट हो जाता है। एंड देन जो यूरिन है, यूरिन कैसे बनता है? वो लिक्विड हमारा वेस्ट प्रोडक्ट
प्रोडक्ट है। तो सबसे पहले किडनी में क्या होती हैं, छोटी छोटी नेफ्रॉन्स होती हैं, नेफ्रॉन्स मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होती हैं। ये जो है हमारे ब्लड को फिल्टर करती हैं, जो ब्लड में से जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो यूरिया है, उसको वो फिल्टर करती हैं। ठीक है, उसको फिल्टर करती हैं एंड देन किडनी से सब कुछ फिल्टर होके जो यूरिया है, मतलब जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट निकला है हर एक ब्लड नेफ्रॉन में से, वो सब आ जाता है किसके थ्रू, यूरेटर के थ्रू। ये जो लंबी ट्यूब्स दिख रही हैं ये यूरेटर्स हैं। तो यहाँ से आता है एंड देन ब्लैडर में जो है यूरिन हमारा कलेक्ट हो जाता है एंड देन यूरेथ्रा के थ्रू आउट होता है। ठीक है, नेफ्रॉन के बारे में थोड़ा और डिटेल में हम देखते हैं, बिकॉज यही जो है फंक्शनल यूनिट है एक्सक्रीशन की। यहीं पे एक्सक्रीशन मोस्ट ऑफ द टाइम यही मेन चीज़ है जो एक्सक्रीशन कर रही है, जो फिल्टर कर रही है हमारे ब्लड को। ठीक है, तो किडनी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होती हैं, इनको फिल्टरेशन यूनिट्स बोला जाता है। ठीक है, ये करती क्या है, नाइट्रोजनस जो वेस्ट है उसका एक्सक्रीशन करती हैं एंड ये वाटर एंड आयोनिक बैलेंस बना के रखती हैं। ऑस्मिक रेगुलेशन इसको बोलते हैं, हम अपनी छोटी क्लास में भी पढ़ते आ रहे हैं। तो नेफ्रॉन का पूरा जो डायग्राम है बहुत इंपॉर्टेंट, बायोलॉजी में डायग्राम से ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, देन तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो ब्लड है इसके थ्रू आता है, रेनल आर्टरी के थ्रू आता है, देन बोमेंस कैप्सूल में यहाँ पे फिल्टर होता है एक बार। ठीक है, फिर यहाँ से पूरा जाके वो दोबारा ये जो जितने टर्न्स हैं यहाँ पे और फिल्टर होता रहता है, बार बार फिल्टर होता है। ठीक है, एंड देन जो पूरा जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो इसके थ्रू कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू आउट हो जाता है। ठीक है, तो ये पूरा फंक्शन है यहाँ पे नेफ्रॉन्स का। ठीक है, अब प्लांट्स में कैसे एक्सक्रीशन हो रहा है हमने देख लिया, ह्यूमंस में, प्लांट्स में भी एक्सक्रीशन होता है बिकॉज ऑब्वियसली अगर न्यूट्रिएंट्स हैं तो वेस्ट प्रोडक्ट भी बनेगा। तो प्लांट्स का सबसे पहला जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो ऑक्सीजन है, जो हमारे लिए यूजफुल है। तो वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं वो ऑक्सीजन एक्सेल करते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को डिफ्यूज करते हैं स्टोमेटा के थ्रू। रात के टाइम पे खैर जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, इसलिए बोलते नहीं कि भाई रात के टाइम पे पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, पेड़ के नीचे नहीं बैठना चाहिए, बिकॉज रात के टाइम पे पेड़ क्या करते हैं, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड हमारी तरह रिलीज करते हैं। ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम दिन में जब फोटोसिंथेसिस पॉसिबल है, सनलाइट है, तब वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो एक्सेस वाटर भी वेस्ट है, वो कैसे रिलीज होता है, ट्रांसपिरेशन के थ्रू। जैसे मैंने बताया कि जो लीफ है वो स्टोमेटा के थ्रू एक्सेस पानी को निकाल देते हैं, वो ट्रांसपिरेशन होता है। जो प्लांट्स हैं वो अपने ओल्ड पार्ट्स को, जैसे मान लो पत्ते हैं या फिर ट्री की कोई बार्क है, उसको भी वो एक्सक्रीट कर देते हैं। ठीक है, वो रिमूव कर देते, जैसे आपने देखा होगा कि पतझड़, ठीक है, जो ऑटम के सीजन में पत्ते झड़ते हैं, तो वो क्या है, वो भी एक वेस्ट प्रोडक्ट है प्लांट्स का। ठीक है, तो प्लांट्स जो है एक्सेस जो हमारे ओल्ड पार्ट्स हैं बार्क ऑफ ट्री है उसको वो रिमूव कर देते हैं। ठीक है, देन और दूसरे वेस्ट प्रोडक्ट्स क्या हैं, जैसे कि रेजिन, जैसे वो चिपचिपा गम टाइप का नहीं होता जिसे आप देखोगे पेड़ की बार्क पे, तो वो आपको मिलेगा, तो उनको रेजिन्स बोलते हैं, गम्स होते हैं। तो ये ओल्ड जाइलम सेल्स में होते हैं एंड ये भी वेस्ट होता है प्लांट के लिए, इसको भी ये रिमूव कर देते हैं। एंड प्लांट्स जो है कुछ वेस्ट सब्सटेंस सॉइल में भी सिक्रीट करते हैं, जो मिट्टी होती है रूट्स के थ्रू, उसके थ्रू भी वो अपना वेस्ट रिलीज करते हैं, रिमूव करते हैं। तो ऐसे प्लांट्स में एक्सक्रीशन होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमने अपने सारे टॉपिक कर लिए लाइफ प्रोसेसेस के, छोटा सा चैप्टर था। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके डायग्राम्स है, मैं डायग्राम्स को बहुत इंपॉर्टेंट बोलूँगी, बिकॉज डायग्राम समझ आ जाता है तो आपको प्रोसेस समझ में आ जाएगा। जैसे हार्ट का डायग्राम अच्छे से पता है तो पूरा ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक्सक्रीशन वाला डायग्राम पता है तो पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा। तो डायग्राम्स ध्यान में रखना, बनाने आने चाहिए, लेबल करने आने चाहिए, कलर, बिल्कुल हर एक चीज़ आनी चाहिए डायग्राम में। ठीक है, तो ये आपका लाइफ प्रोसेसेस का चैप्टर था। आई होप यू फाउंड इट यूजफुल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।